हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर में पूरे साल का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि क्रीम क्वेश्चन का कलेक्शन है, इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसकी PDF हम आपको वहीं पर प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ में जितने भी क्लासेस हम आपको करंट की प्रोवाइड कराएं, बस आपको उतनी ही पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ के चक्कर में आप मत पढ़िए। सारे क्वेश्चन A to Z सब इसमें से आ जाएंगे 100%। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको ये क्लास प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन कर सकते हैं। वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन और बाय मुनमुन करके ये सर्च कर सकते हैं। मुनमुन जरूर डालेंगे तभी आपको ऑफिशियल चैनल मिलेगा। और साथ ही साथ में आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मुनमुन ब्लॉग्स पर। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं ना कि मैम आपको देखना है, वैसे देखने लायक कुछ भी नहीं है। तो आज की क्लास यहाँ पर ये क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी है किरण बेदी। और ये किरण बेदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो भारत की पहली IPS अधिकारी में इनका नाम आता है, किरण बेदी का। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें जान लेते हैं फियरलेस गवर्नेंस के अलावा, जो कि हिट रही हैं 2021 से लेकर के 2022 तक। पुस्तक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ये किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड ये किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। द प्रॉमिस डेमन गैलगट। इस पुस्तक को मिला है 2021 का बुकर पुरस्कार। द प्रॉमिस किसने लिखी है? डेमन गैलगट ने। और इसे 2021 का बुकर पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। और जब भी क्लास करिए कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। लाल सलाम, ये लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी? लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है? स्मृति ईरानी जी ने। आगे देखेंगे, वन अरेंज्ड मर्डर, ये सब चेतन भगत की है। ये चेतन भगत की है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है पुस्तक से रिलेटेड, द थिन माइंड मैप। द थिन माइंड मैप किसकी है? धर्मेंद्र रॉय की है। अगला है एग्जाम वॉरियर्स, आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी की है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। आगे यहाँ पर देखेंगे, लेसन लाइफ टॉट मी अनोइंगली किसकी है? अनुपम खेर की है। जितनी आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मसीहा मोदी, मसीहा मोदी ये तौलीन सिंह की है। और साथ ही साथ में मसीहा से रिलेटेड एक और बुक है, हमने इसलिए इसको लिखा कहीं आप लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। वैसे आई एम नो मसीहा ये सोनू सूद ने लिखी है और मसीहा मोदी तौलीन सिंह की है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां आपसे ना होने पाए, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का बुद्धिमान संदेशवाहक पहला, तो भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक कौन सा है? पॉप्स। किसने लॉन्च किया? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पेटीएम मनी के द्वारा। पेटीएम मनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि पेटीएम से रिलेटेड है। पेटीएम मनी के CEO कौन है? पेटीएम मनी के CEO हैं वरुण श्रीधर। कौन है? वरुण श्रीधर हैं। और पेटीएम मनी का मुख्यालय स्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु, राइट। चलिए, पेटीएम मनी की स्थापना कब हुई है? पेटीएम मनी की स्थापना हुई है 20 सितंबर 2017 को, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, होयसला मंदिर को 2022-23 होयसला मंदिर को 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन किया गया। ये किस राज्य में है? होयसला मंदिर, ये इसको देखिए विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया गया भारत की तरफ से। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक के
हेलविड में है, राइट। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसका निर्माण, होयसला मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? होयसल वंश के द्वारा किया गया है। होयसल वंश ने होयसला मंदिर का निर्माण कराया। अच्छा, अगर हम जनरली देखते हैं ना, मंदिर निर्माण की जो शैली होती है मुख्यतया 3 शैली होती है, मुख्यतया 3 शैली है। अब यहाँ पर आप देखिए मुख्यतया 3 शैलियों में कौन कौन आती है। ये रहा, पहला है नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली, तीसरा है वेसर शैली। और अगर हम नागर शैली की बात करते हैं तो नागर शैली ये उत्तर भारत के एरियाज़ में मिलती है और द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में मिलती है। और अगर जो वेसर शैली की हम बात करते हैं, वेसर शैली ये तो नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सचर होता है और ये मध्य भारत में मिलती है। कहाँ पर? मध्य भारत में, राइट। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, दिल से वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। आपके लाइक से ना हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और आप लोग वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। बस अगर हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आप लोग मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए। बाकी हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कॉन्टेंट हो, चाहे सिलेबस हो, चाहे जो भी हो, और एकदम से फ्री क्लास, कभी एक भी पैसे की बात नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कुछ और भी मंदिर के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ और मंदिर में आप ये देखिए, कोणार्क मंदिर, ब्लैक पैगोडा, ये कहाँ पर है? किस राज्य में? उड़ीसा में। निर्माण किसने कराया? निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया? गंग वंश। गंग वंश में भी किसने कराया? नरसिंह देव वर्मन। आपको याद होगा, हर एक चीज़ याद होगा। जीएस की 10 बजे वाली क्लास में हम डेली करवाते हैं, डेली जो रात की 10 बजे वाली क्लास होती है हम डेली सारे क्वेश्चन करवाते हैं। और यहाँ पे एक जगह आपको मिल रहा है, वहाँ पर भी हम एक जगह ही कराते चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर की बात करते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरै, तमिलनाडु में। ये किस शैली में निर्मित है? ये जो मीनाक्षी मंदिर है किस शैली का मंदिर है? द्रविड़ शैली का है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के तट पर है ये? तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है, वैगई नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? वैगई नदी के तट पर। आगे बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारा मंदिर है, खजुराहो मंदिर। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए जहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना पूछी जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए मंदिर से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? जगजाहिर, मध्य प्रदेश में। अब देखिए खजुराहो मंदिर से रिलेटेड कितनी चीज़ें पूछी गई, वो सभी आप एक जगह पर देख लीजिए। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया, राइट। कौन सी शैली है? खजुराहो मंदिर किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मंदिर परिसर जो है, अभी आपको यहाँ पर मैंने समझाया, ये नागर शैली। उत्तर भारत के जितने राज्य हैं उनमें नागर शैली मिलती है, दक्षिण भारत वाले द्रविड़ शैली। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये नागर शैली है इसमें। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मंदिर परिसर बना हुआ है वो पंचायतन शैली का बना हुआ। ध्यान दीजिएगा, कुछ एकदम से माइन्यूट चीज़ें आपको बता रहे हैं। पूरा ये जो अगर मंदिर की बात करते हैं तो ये नागर शैली है, लेकिन अगर हम परिसर की बात करते हो तो पंचायतन शैली में बना हुआ है। और खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर जो है कंदारिया महादेव का मंदिर है, आपको मैंने बताया है कंदारिया महादेव का मंदिर है, ठीक है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं पंचायतन शैली किसे कहते हैं। पंचायतन शैली ये मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिरों का जो समूह होता है वो होता है पंचायतन शैली। अब देखते होंगे अक्सर जगहों पर मेन मंदिर होता है, फिर छोटे छोटे परिसर में मंदिर बने होते हैं, तो ये पंचायतन शैली है और बड़ा अच्छा सा भी लगता है। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है। और इससे रिलेटेड एक ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, ये 29वां विश्व विरासत स्थल है। ये 39वां विश्व विरासत स्थल है ये। और जो 40वां नवीनतम विश्व विरासत स्थल है वो कौन सा है? ये है गुजरात का धौलावीरा, 40वां। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो मान लीजिए एक बार के लिए थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40वां यानी कि नवीनतम जो विश्व विरासत स्थल है वो धौलावीरा गुजरात का है, और ये जानते रहिएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये स्टार्ट होता है। अगला है
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में किस राज्य में भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबलपुर में भी कहाँ पर? लम्हेटा गांव क्यों? यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, डायनासोर के जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं। तो ये डायनासोर के जो जीवाश्म मिले हैं कहाँ पर मिले? लम्हेटा गांव में। और लम्हेटा गांव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? जबलपुर में है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? भूवैज्ञानिक विरासत का संरक्षण करना। जितनी भी भूवैज्ञानिक चीज़ें हैं उसको बचा करके रखा जाए, अपनी विरासत को बचाया जाए। इसके लिए बहुत सारे हम काम करते हैं, जिनमें कि हम अपने घरों में भी करते हैं और साथ साथ में राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं, जिसके लिए पीछे भले ही बहुत खर्चे लग जाते हैं, लेकिन हम अपनी विरासत को बचाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायनासोर ये नाम आया, तो डायनासोर का नाम आते आते हमने डायनासोर पार्क यहाँ पर भी लिख दिया। तो चलिए, जब यहाँ पर लिख दिया तो पहले ये बात तो हमने बता दी, आपको ये बताना ज़्यादा ज़रूरी था। अब डायनासोर पार्क के बारे में भी जान लेते हैं, मन में सवाल ज़रूर आता है। तो भारत का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पर खोला गया? गुजरात के बालासिनोर में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित है। और यहाँ पर बात करेंगे सबसे पुराना जीवाश्म डिकिंसोनिया, ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर बात आती है मध्य प्रदेश की, तो सारे मध्य प्रदेश के जितनी भी चीज़ें ये पूछी जाने वाली हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। ये देखिए आप, मध्य प्रदेश में क्या क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये पहले जानिए, यहाँ पर नेशनल पार्क की भरमार है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है? ये मध्य प्रदेश का है, जानते रहिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश। डायनासोर जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। और सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ में संजय नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में। वन विहार नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से अगर मान लेते हैं एक दो और एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए, जैसे इन सबको छोड़ दिया जाए, माधव, कान्हा, पन्ना, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए, पेंच को भी छोड़ दिया जाए, तो ओंकारेश्वर है, सतपुड़ा, संजय, वन विहार में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन वो कंफ्यूजन की कंडीशन अब नहीं रखनी है, बात समझ आ रही है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? एक आंकड़ा निकला है, आंकड़ा सर्वे किया गया, आंकड़ा प्रस्तुत किया, उसमें पहला स्थान आता है राजस्थान का। पहला स्थान राजस्थान का, दूसरे स्थान पर कौन है? बिहार है। तीसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अब इससे रिलेटेड देखिए कुछ समितियाँ बनाई गई हैं। बेरोजगारी से रिलेटेड एक समिति है जिसका नाम है भगवती समिति। साथ साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो भगवती समिति ये किससे रिलेटेड है? बेरोजगारी से रिलेटेड है। और यहीं पर देखिए तेंदुलकर, ये सारे जितने भी आप एक एक पॉइंट देख रहे हैं सारे क्वेश्चन है। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति ये किससे संबंधित है? गरीबी से। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति ये गरीबी से संबंधित है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश सिंह समिति ये किससे संबंधित है? पुलिस सुधार से संबंधित है। और चेलैया समिति की बात करते हैं तो ये कर सुधार से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा, स्वामीनाथन समिति ये किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से। और चक्रवर्ती समिति ये किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अगला हमारा पॉइंट है, मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? मल्होत्रा समिति ये संबंधित है बीमा क्षेत्र में सुधार से। अब बात करेंगे यहाँ पर केलकर समिति, बड़ी इंपॉर्टेंट है केलकर समिति। यहाँ पर ये देखिए केलकर समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछड़ी जातियों पर पहली समिति है ये केलकर समिति, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जितनी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं ये सभी पूछी जाती, जितनी भी आप देख रहे हैं सभी पूछी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोकपाल ऐप जिसे
ये जिसे क्या कहा जाता है, ओम्स पर्सन, ओम्स पर्सन ऐप भी कहा जाता है। लोकपाल ऐप को ओम्स पर्सन ऐप भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गिरिराज सिंह के द्वारा। क्या नाम है, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कौन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है। इसका उद्देश्य क्या है, लोकपाल ऐप का उद्देश्य क्या है, जो मनरेगा है ना, मनरेगा के बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। मनरेगा है, ये सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें जो शिकायतें की जा रही है उसको सही से हैंडल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता से काम हो, इन सभी के लिए ये लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है, भारत के पहले लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल का नाम है पिनाकी चंद्र घोष। आगे यहाँ पर देखते हैं, बात आती है मनरेगा की। तो मनरेगा पहले ये क्या था, मनरेगा पहले नरेगा था। नरेगा, यहाँ पर देखिए नरेगा, ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के द्वारा लागू किया गया। और ये देखिए नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ई से, जी से गारंटी, ए से एक्ट, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये नरेगा का उद्देश्य क्या है, इन नरेगा का उद्देश्य जो गरीब तबका है उसको रोजगार दिया जाए, उसे संबल मतलब उसे सहारा, एक तरीके से उसे मजबूत बनाया जाए। लागू कब किया गया, 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। और ठीक है, इसमें जो है 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई कि ग्रामीण को, जो गरीब तबका है उसको 100 दिन, जो इसमें जुड़ेगा 100 दिन रोजगार उसे मिलेगा। और ये बाद में बन गया मनरेगा, मनरेगा बन गया। इसमें आगे एम जुड़ जाता है, फिर आगे वही बस महात्मा गांधी, और फिर नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कब बदला, 2 अक्टूबर 2009 को, तब से मनरेगा ये लागू किया गया। मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 से एम लगा करके आगे महात्मा गांधी जोड़ करके, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। सूचकांक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, 43वां स्थान है। अगर हम प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान है अमेरिका का, अंतिम किसका है, वेनेजुएला का। और यहाँ पर देखेंगे पूरे 55 देशों को इसमें शामिल किया गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का जारीकर्ता कौन है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूएसए की एक कंपनी होती है। अगला हमारा ये प्रश्न है, भारत 43वें स्थान पर, प्रथम में अमेरिका, अंतिम में वेनेजुएला। अंतिम स्थान अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देश हैं, जिनमें से भारत बड़े ही पीछे की तरफ, बड़े नज़दीक में है। अच्छा, यहाँ पर अब देखेंगे बात आती है वेनेजुएला की। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, कौन सा है वो, एंजल जलप्रपात। कहाँ पर है एंजल जलप्रपात, ये आपका उत्तर सही होता है, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, लानोस घास का मैदान कहाँ पर है, वेनेजुएला, जो कि खूब पूछा जाता है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, काराकास है, राइट। अब यहाँ पर आपको बताते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक, भारत की अगर हम रैंक की बात करते हैं तो 85, 50वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 50वीं रैंक है भारत की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। आगे बढ़ेंगे भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या फिर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके जीएस में भी, करंट में भी, सभी में आ जाता है ये दिवस। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जग जाहिर है 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ये रमन प्रभाव की याद में। रमन प्रभाव किससे संबंधित है, सीवी रमन से संबंधित है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, 2022 की थीम क्या है। 2022 की थीम, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए 2022 की थीम, यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन
साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये है इस बार की थीम। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। रमन प्रभाव क्या है? अगर हम अपने सिंपल से सेंटेंस में बोले तो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन होना, प्रकाश का फैल जाना। प्रकीर्णन मतलब फैलना, प्रकाश का फैलना, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए, सर्वाधिक प्रकाश प्रकीर्णन किस में होता है? किस रंग में? बैंगनी रंग में। कौन से रंग में? बैंगनी रंग में होता है। और सबसे कम प्रकाश प्रकीर्णन किस में होता है? ये होता है लाल रंग में। अगर सबसे कम प्रकाश प्रकीर्णन ना होता तो इसे हम एक खतरे के संकेत के रूप में ना प्रयुक्त करते। प्रकीर्णन ही नहीं हो पाता तो वो चीज़ें हमें दूर से दिख जाती, ये वाला रंग लाल। प्रकीर्णन हो जाता तो सब जगह फैल जाती, उतना कहाँ दिखता। प्रकीर्णन लाल रंग में नहीं होता, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अपने मन में बैठाए रहिएगा। और अगर सर्वाधिक तरंग दैर्घ्यता की बात करते हैं, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस में होता है? लाल रंग में होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस में होता है? बैंगनी रंग में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये जो आप लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक है। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, अगर सच में वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरी मेहनत को आप लोग जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है, सीरियसली दिल से बोल रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी इस तरीके से भी आजकल पूछा जाता है, सीवी रमन को जैसे कि अभी विकल्प दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को या फिर किसे नोबेल पुरस्कार मिला है या नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सीवी रमन को भारत रत्न भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं 1930 में मिला है, भारत रत्न 1954 में मिला है, राइट। चलिए, यहाँ पर थोड़े से वैज्ञानिक की बात आती है तो वैज्ञानिक की बात आए और अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह की बात ना आए, वहाँ पर भी तो साइंटिस्ट रहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात करेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। प्रेजेंट टाइम में ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है? उन्नी कृष्ण नैयर है, राइट। आगे अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए, दोनों चीज़ों में आपके बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, तो दोनों को मैंने एक साइड में लिख दिया है। हमें पता है आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, कहाँ पे दिक्कत होती है, कहाँ पे क्या है, तो ये ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। इसरो, ये देखिए इसरो है। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अध्यक्ष कौन है? MS स्वामीनाथन। इसे जूम करेंगे, इसरो की बात आ जाती है। स्थापना है 15 अगस्त 1969, मुख्यालय है बेंगलुरु, अध्यक्ष है S सोमनाथ जो कि 10वें नंबर के हैं। बात करेंगे DRDO की। DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम में G सतीश रेड्डी है। अब यहाँ पर दोनों का अंतर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये रहा स्थापना, ये हेडक्वार्टर, ये अध्यक्ष, ये तो ये DRDO और इसरो में आपको कभी अब कम से कम कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में आपका आता है आज का सवाल। आज के सवाल में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? पूरा सही से डाटा के साथ आप डिटेल में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है भारत का पहला पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर खोले जाने की घोषणा की गई? डिटेल में आप लोग रिप्लाई करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। और कल जिनके जिनके कमेंट बड़े अच्छे थे उनका नाम हम आपको स्क्रीन पर शो करवा रहे हैं, तो एकदम से जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। और क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इन्हीं बच्चों की तरह आप लोग भी डिटेल में कमेंट करेंगे, डिटेल में लिखेंगे, आपकी मेमोरी में चीज़ें फीड हो जाती हैं। और बस इतना ही है, ठीक है। तो ये बच्चों के नाम है स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ ही मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को टाइम टेबल बताते थे, मॉर्निंग में 10 बजे है और शाम के 7 बजे है, रात के 10 बजे। आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्लास में आने के लिए इतने टाइम पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा PDF के लिए।